आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरी यूपीएससी जर्नी और स्ट्रेटजी के बारे में। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आप में से बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था कि यूपीएससी प्री और मेंस के लिए एक बुक लिस्ट का वीडियो बनाएं। तो आप लोगों के लिए मैंने ये कंप्लीट बुक लिस्ट बनाया है। इसमें आप सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी पूरा वीडियो को देखें ताकि कहीं पे आप सभी को कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको बाद में कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है और बाद में आपको फिर से यही वीडियो देखना होगा, तो आपको समय बाद में भी देना ही पड़ेगा। इसलिए आप जब भी देखें कंप्लीट वीडियो देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट विद माय स्ट्रेटजी एंड जर्नी। मैंने यूपीएससी के बारे में कब सोचा? मैंने यूपीएससी का सपना देखा था व्हेन आई वाज इन प्राइमरी स्कूल। तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी करना है या कलेक्टर बनना है। फिर द थिंग इज दैट कि एक सबकॉन्शियसली ये प्रोसेस चलता रहता था, क्योंकि अगर आपको ऑफिसर बनना है तो सिर्फ नॉलेज नहीं, आपकी पर्सनालिटी भी चाहिए, राइट? तो मेरा फोकस उस टाइम पे ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा था। लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों को जानना, पहचानना, उनके प्रॉब्लम समझना, डिसीजन पावर जैसी स्किल्स को डेवलप करना। तो वही मैं करता रहा 12th तक, राइट? उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो आई स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि मुझे यूपीएससी करना है। उसके लिए मैंने टॉपर्स के वीडियोस देखना स्टार्ट किया, साथ में उनके ब्लॉग्स पढ़ना स्टार्ट किया। वो लोग यूपीएससी के बारे में क्या सोचते हैं, हाउ डू दे अंडरस्टैंड यूपीएससी का अप्रोच क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का इंटेंशन क्या है, किस हिसाब से हमें उसमें प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें मैं देखता था, मैं समझता था और इन्हीं को और ज़्यादा डीप में समझने की कोशिश करता था। तो बेसिकली स्ट्रेटजी ये थी कि कॉलेज के बाद मुझे पता था कि मुझे 1 साल तो डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना है। दिस मे नॉट बी द केस विद ऑल अदर कैंडिडेट्स, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, मेरी स्ट्रेटजी थी, राइट? तो मैंने ये सोचा कि मुझे क्या करना है 1 साल में, वो मैंने 4 साल में ढूंढा। वैसे आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि अगर आपको एक ही दिन में ज़्यादा पेड़ काटने हैं तो आपको अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको धार निकालनी पड़ेगी, उसको शार्प करना पड़ेगा। तो मेरा टास्क भी यही था कि मैंने कॉलेज के 4 साल में अपनी जो 1 साल की प्रिपरेशन थी, राइट, उसको ऑर्गेनाइज वे में कैसे किया जा सके उस पर काफ़ी रिसर्च किया, समझा कौन कौन से रेफरेंस बुक्स है, कौन कौन से कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है, ये सारे मेरे पर्सनल इश्यूज है। तो आई ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर दैट, राइट? और फिर कॉलेज के 4 साल में मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे आगे 1 साल में क्या करना है, और तभी मेरी प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ तरीके से चलती रही। और यही रीज़न है कि मैं आप लोगों को भी यही बताना चाहता हूँ कि अगर इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर दिस एग्ज़ाम तो आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम बेसिकली क्या है और ये क्या डिमांड करती है। इट डजंट ओनली डिमांड द नॉलेज, इट ऑल्सो डिमांड्स द पेशेंस, कमिटमेंट, एनालिटिकल पावर, कि आप सिलेबस को कितना अच्छे से समझ सकते हैं। सिलेबस में जो भी चीज़ें मेंशन है उसके रिसोर्सेज जो है उसमें से आप बैलेंस तरीके से कौन से रिसोर्सेज चूज कर सकते हैं। तो ये मैंने 4 साल वही किया कि मुझे कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इसका मैंने स्ट्रेटजी बनाई। अब जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है करंट अफेयर्स का। तो मैंने जो पढ़ा था उससे मुझे पता था कि द हिंदू इज़ द बेस्ट। लेकिन जैसे मैंने द हिंदू स्टार्ट किया तो मैं भी गुजराती मीडियम से था, कभी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं था, तो इट वाज वेरी टफ फॉर मी। समझ में नहीं आता था कि बेसिकली वो लोग कहना क्या चाहते हैं, और हिंदू की लैंग्वेज तो वैसे भी हम सबको पता है। तो फिर आई स्विच टू इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस मैंने 2 महीने 2.5 महीने पढ़ा, प्रैक्टिस की काफ़ी चीज़ों को समझने की, जस्ट चीज़ों को समझने की कोशिश की। और फिर मतलब मैं इंडियन एक्सप्रेस से वापस द हिंदू पे शिफ्ट हुआ। न्यूज़पेपर एवरीडे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, मंथली मैगजीन कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट सारे मंथली मैगजीन्स का कंटेंट सेम ही होता है, लेकिन न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एक तो आपकी लिंक डेवलप होगी ताकि जब आप वापस से मंथली मैगजीन्स पढ़े तो आपको सब कुछ नया ना लगे। सेकेंड थिंग कि एडिटोरियल से आपकी जो नरेशन स्किल्स होगी,
एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे से चीज़ों के प्रोज और कॉन्स निकालने हैं, ये आपको पता चलेगा। और थर्ड थिंग कि आपका इंग्लिश वोकेबुलरी बढ़ेगा, तो आपको ऐसे में, एथिक्स के पेपर में और बाकी की जब आपकी प्रोफेशनल या प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो तभी भी आपको कोई इश्यू ना आए, राइट। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर से नोट्स मैं नहीं बनाता था। आई एम टॉकिंग अबाउट माई जर्नी, सो आई वुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट। आई नेवर मेड नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर क्लासेस वाले इतनी मेहनत से बना रहे हैं कोई नोट्स, तो फिर हम लोग क्यों उस पर मेहनत करें, राइट। उससे बेटर था कि जो मंथली मैगजीन्स है उसी को मैं रिवाइज करता था। जैसे कि प्रीलिम्स से पहले मैंने वाजीराम के जो मंथली मैगजीन्स है उसको 4 से 5 बार रिवाइज किया था। विजन के मंथली मैगजीन्स को 2 बार रिवाइज किया था, ताकि आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट, राइट। और ये रिविजन से क्या होगा कि मेंस में जब आप आंसर लिखने बैठेंगे तो आपका जो कंटेंट होगा, जो फॉर्डर पॉइंट होगा, वो काफी बढ़ेगा। आप आंसर्स जो आपके होंगे वो काफी रीच होंगे, राइट। तो इसीलिए करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन्स का रिविजन काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से पेपर से कैसे प्रिपरेशन करनी है। द थिंग इज दैट कि अगर GS1 की प्रिपरेशन की हम बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट ए स्टैटिक सब्जेक्ट, तो स्टैटिक भी है और एट द सेम टाइम इट इज पार्ट ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। हिस्ट्री आती है, जियोग्राफी आता है, तो इकोलॉजी इज ऑल्सो देयर समवॉट इन GS1, राइट। तो चीज़ों को इस तरीके से समझना है कि दोज आर द पार्ट ऑफ ए प्रीलिम्स एग्जाम। तो हमें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कमिंग अगेन टू GS1 का पार्ट, तो जो बुक लिस्ट की आप बात करते हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस का मुझे मैसेज आता है कि सर बुक लिस्ट शेयर कीजिए। तो आई वुड से कि हर एक एक्सपीरियंस का अपना अलग अलग बुक लिस्ट होता है। इफ़ यू वांट टू सी माय बुक लिस्ट तो वो मैंने अपने फेसबुक पे अपलोड किया हुआ है, लेकिन आई डोंट क्लेम कि वो 100% आपको सफिशिएंट लगेगा वो बुक लिस्ट, क्योंकि हर एक की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपना रिसोर्स चूज कीजिए। अपनी बुक चूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि वो आपका मेंस का सिलेबस कवर करनी चाहिए, नहीं कि प्रीलिम्स का, क्योंकि मेंस आप जितना अच्छे से कवर करोगे प्रीलिम्स हो ही जाएगा। वी ट्राई टू रीड ऑल द फैक्ट्स एंड डेटा फॉर प्रीलिम्स, बट एक चीज़ हमें समझनी है कि हमें 200 आउट ऑफ 200 नहीं लाने हैं। वी आर ओनली सपोज टू क्रॉस द बॉर्डर, दैट इज 120 मार्क्स ऑलमोस्ट, राइट। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हम अगर छोड़ दें या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो पूछे नहीं जाते या बहुत कम पूछे जाता है, उसको छोड़ के हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पे फोकस करें जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, तो दैट वुड बी बेटर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने मेडिवल इंडिया छोड़ दिया था। आई डिडंट रीड मेडिवल इंडिया, लेकिन उसके सामने मैंने पॉलिटी में काफ़ी मेहनत किया था और 2017 के प्रीलिम्स में कि पॉलिटी से 22 क्वेश्चंस आए थे एंड शायद मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे और सारे सही थे और इसीलिए आई कुड क्लियर द प्रीलिम्स। तो इट मे बी लक एज वेल एज साथ में एक गैम्बल भी आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेके चलना पड़ेगा। See that you don't multiply or see that you don't waste your efforts. For example, कुछ लोग ancient की NCERT पढ़ेंगे, फिर they will read about art and culture की NCERT and then they will read NIOS, right? अब अगर मेंस का सिलेबस हम देखें तो उसमें सिर्फ आर्ट एंड कल्चर मेंशन है। तो what I would have done और what I did was कि मैंने सिर्फ आर्ट एंड कल्चर किया था NIOS से। अगर उनमें से क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो I could cover it, like I could cover other questions from ecology, economy and polity. तो बेटर है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें सबसे पहले करना है कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी छोड़ देंगे तो चलेगा, राइट। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें पिछले 5-10 साल के पेपर का एनालिसिस किया होगा। तो आई वुड रिकमेंड कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ने बैठते हैं, जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री लिया, राइट, तो व्हाट आई वुड डू इज कि प्रीवियस ईयर के मेंस के पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के पेपर्स में लेके बैठूंगा और उसमें से आई विल सी कि इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड देन आई विल ट्राई टू रिवाइज दैट टॉपिक इन दैट पर्टिकुलर सेंस। ये सेम चीज़ हमें करंट अफेयर्स में भी हेल्पफुल होती है। जैसे कि अगर प्रीवियस ईयर के हमने करंट अफेयर्स के पेपर्स देखे, राइट, प्रीवियस ईयर के यूपीएससी के पेपर्स देखे तो हमें पता चला कि अच्छा स्कीम्स में से इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, राइट, किस तरह से यूपीएससी मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, ताकि अब नेक्स्ट टाइम जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ने बैठूंगा और मेरे सामने अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम आएगी तो मैं उसको इसी हिसाब से टारगेट करूंगा कि यहाँ पे यूपीएससी कहाँ पे खेल सकता है, राइट। तो मैं खुद अपने आप से क्वेश्चन बनाने की ट्राई करूंगा कि इसमें कहाँ से हम लोग वर्ड्स के साथ खेल सकते हैं।
सो आई थिंक अगर प्रीवियस ईयर का हम एनालिसिस करके चलेंगे साथ साथ तो ये चीज़ हमें काफ़ी हेल्पफुल होगी, राइट। कमिंग बैक अगेन टू GS1, तो मैंने मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर में इस तरह से प्रिपरेशन किया था कि सिर्फ NIOS पढ़ा था। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता था कि उसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट दे दिया है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। एट द सेम टाइम NCERT अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, तो आई यूज्ड वाजीराम का येलो बुक कि जिससे मुझे दोनों के बीच का कंटेंट मिल गया। और विजन की टेस्ट सीरीज जब आप करते हैं तो प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्चुअल डेटा तो उसमें से मिल ही जाता है, राइट। तो एक वो चीज़ थी। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर जियोग्राफी ऑफ कोर्स 6 to 12 की NCERTs आर क्रूशियल। अगर आप सिर्फ NCERTs करेंगे तो भी चलेगा, इट वुड बी फाइन एंड सफिशिएंट। लेकिन अगर कुछ लोग GC लियोंग बोलते हैं तो GC लियोंग से सिर्फ हमें इकोलॉजी वाला पार्ट करना है। आई थिंक उसके अलावा उसमें से करने लायक कुछ नहीं है। कुछ लोग माजिद हुसैन एंड खुल्लर ऐसी सारी किताबें लेके बैठते हैं, लेकिन आई पर्सनली फील कि इसमें ज़रूरत नहीं है उन सारी बुक्स की GS पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमारा ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो दैट्स फाइन। कमिंग बैक टू GS1 में है सोशियोलॉजी का पेपर, ओके, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप पेपर्स का एनालिसिस करेंगे तो डे बाय डे सोशियोलॉजी का वेटेज जो है वो बढ़ रहा है। दैट इज़ मोस्टली और लार्जली करंट अफेयर्स बेस्ड पोर्शन। लेकिन अगर कुछ लोगों को उसमें थियोरी पढ़ना है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की सोशियोलॉजी की NCERT पढ़ सकते हैं। नो नीड टू रीड अदर थियोरेटिकल बुक्स ऑन दैट, इट विल बी कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। चीज़ों को समझना है, नए नए डायमेंशंस उसमें सोचने हैं। सोशियोलॉजी में आप जितने नए डायमेंशंस ऐड कर पाओगे उतना आपके लिए बेटर है। अगर विमेन का इशू चल रहा है तो विमेन रिलेटेड स्कीम्स जो गवर्नमेंट की लॉन्च की हुई है, पॉवर्टी है तो पॉवर्टी रिलेटेड स्कीम्स। तो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर पॉवर्टी पे मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं कौन सी चीज़ें इंक्लूड कर सकता हूँ अपने आंसर में। दैट शुड बी योर फोकस पॉइंट। और उसी हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो आंसर है वो रीच होगा, प्लस आपका जो रीडिंग है वो काफ़ी सिलेक्टिव हो जाएगा। तो जो टाइम वेस्ट होता है इन जनरल वो नहीं होगा, राइट। तो सोशियोलॉजी में इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में जनरली इट्स ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स बेस्ड, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। कमिंग बैक टू GS पेपर 2, GS पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल का जो पार्ट है मुझे पर्सनली लक्ष्मीकांत उसके लिए सफिशिएंट नहीं लगता है। जनरली इट इज़ करंट अफेयर्स बेस्ड, तो करंट अफेयर्स का अगर मैगजीन हम पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन अगर कुछ क्लैरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था शायद कि प्रेसिडेंशियल असेंट किस चीज़ में ज़रूरी है और क्यों है, तो ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मुझे लक्ष्मीकांत में मिसिंग लगते हैं। और मैंने लक्ष्मीकांत एक्चुअली पढ़ा भी नहीं है तो आई वोंट कमेंट ऑन दैट। लेकिन प्लीज़ ट्राई टू फाइंड हर एक चीज़ का हाउ एंड वाई। हम लोग व्हेन, वेयर एंड व्हाट में ही अपनी बात खत्म कर देते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि व्हाई एंड हाउ इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, राइट। सो द थिंग इज दैट कि हाउ एंड वाई पे हमें फोकस करना है। हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और यही हाउ एंड वाई आपके व्हेन, वेयर एंड व्हाट को भी अपने साथ में इंक्लूड कर लेंगे और आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। और रिवीजन पे आई विल कम टू द लास्ट में आता हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पेपर 2 में काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स मेंशन है, जैसे कि ई गवर्नेंस मेंशन है, राइट। गवर्नेंस के काफ़ी सारे इश्यूज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टॉपिक्स है। तो व्हेन यू विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये थियोरेटिकल टॉपिक्स नहीं है, ये करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक्स है। जैसे कि अगर गवर्नेंस की बात चल रही है तो गवर्नेंस में हम आधार इश्यूज को हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो आधार इशू is part of governance issue, is also part of e-governance issue, right? सिटीजन चार्टर पे अगर कुछ चल रहा है अभी, जैसे कि इन्होंने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट लाने की सोची है। करप्शन, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, करप्शन रिलेटेड जो एक्ट है उसमें ये लोग अमेंडमेंट ला रहे हैं, राइट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, दैट इज पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। तो अगर हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो यही चीजें हैं जो हमें मेंस में लिखनी है। तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल बुक, जैसे काफी लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक लाके पढ़ने लगते हैं, या फिर गवर्नेंस पे कोई बुक आ गई तो वो लाके पढ़ने लगते हैं, तो दैट वुड अमाउंट टू वेस्टेज ऑफ टाइम। कमिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस, इट इज कंप्लीटली करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक, नो नीड टू बाय एनी बुक फॉर दैट। मैंने रिसेंटली सुना है कि कुछ नई बुक्स इंटरनेशनल रिलेशंस की मार्केट में आई है जो इतनी थिक बुक्स है, एंड आई डोंट फाइंड एनी यूज ऑफ सच बुक्स, राइट। यस, RTI Act also can be mentioned for that.
तो इतनी थिक बुक फॉर इंटरनेशनल रिलेशन इज आई कैन से वुड बी अ पैथेटिक डिसीजन टू गो फॉर. बेटर वी फोकस ऑन करंट अफेयर्स, क्योंकि इंडिया के जितने भी बायलेटरल रिलेशंस चल रहे हैं दैट आर कवर्ड इन करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स का अगर कंपाइलेशन आता है विजन का 365 का, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट, राइट. वी डोंट नीड टू गो फॉर और फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जैसे इंडिया ने किसी कंट्री के साथ बायलेटरल एग्रीमेंट किया, तो दे विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी क्लॉज ऑफ द आर्टिकल. व्हाई, व्हाट्स द नीड? you are not going to write those things in 200 or 250 words. बेटर है कि उसका जो सब्सटेंस है, कौन कौन से एरियाज कवर हुए हैं और उस एरिया में इंडिया को क्या एडवांटेज होंगे, सामने वाली कंट्री में उस चीज में क्या एक्सपर्टीज है, और what more could have been done. ये what more could have been done है ना, ये आपके लिए सबसे बड़ा हेल्पफुल चीज है मेंस के लिए. तो अगर कोई भी नई स्कीम आती है तो यू शुड आस्क योरसेल्फ व्हाट मोर कुड हैव बीन डन, राइट. अगर एडिटोरियल्स आप पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज हमेशा डिस्कस की होगी. तो यही चीज है जो हम बात करते हैं ना कंक्लूजन की या सॉल्यूशन की. इसमें आपको यही लिखना है कि इसमें आगे क्या किया जा सकता है, या जो प्रेजेंट फॉल्ट्स है उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, राइट. तो दैट क्वेश्चन वुड हेल्प यू टू एक्सेल इन मेंस. कमिंग बैक टू GS3 का पेपर, economics, of course it's part of your current affairs preparation. Then coming to the next paper 3, economics, science and technology. तो economics में generally it is current affairs based, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारी इकोनॉमी में काफी it's core questions of the economy. For example, if we talk about subsidy or if we talk about public distribution schemes या if we talk about farmers, तो वो जो सारी चीजें ना, उनमें कुछ कोर इश्यूज है जो आपको किसी भी करंट अफेयर की बुक में मिल जाएंगे. जैसे फार्मर्स की बात करेंगे तो हम MSP की बात करेंगे, हम उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए उसकी बात करेंगे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करेंगे, राइट. तो ये सारी जो चीजें है ना, वो आप कहीं भी किसी भी आंसर में डाल सकते हैं. अगर फार्मर्स रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो यू विल बी एबल टू इंक्लूड दोस टॉपिक्स इनटू दैट पर्टिकुलर आंसर. तो मेंस में हमें क्या करना है कि मेंस में हमें कोर इश्यूज को पकड़ना है. फिर अगर करंट अफेयर्स रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी वो कोर इश्यूज तो इंक्लूड होंगे. जैसे अगर फार्मर एजुटेशन है, वो रिसेंट फिनोमिना है, लेकिन इश्यूज तो सेम ही है, राइट. तो करंट अफेयर्स चेंज होते जाएंगे लेकिन इश्यूज वही के वही है. लाइक 60-70 साल में हम लोग वही के वही इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं. इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन, इफ यू टॉक अबाउट वीमेन, इफ यू टॉक अबाउट पॉवर्टी, इफ यू टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, इफ यू टॉक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो ये सारी चीजें घूम फिर के आप वहीं पे आके रुकने वाले हो, राइट. तो बेटर है कि जब मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका फोकस इन कोर इश्यूज पे होना चाहिए, और इसी चीज को आपको फिर मेंस में जाके करंट अफेयर्स से लिंक करके लिखनी है, राइट. तो इकोनॉमिक्स को हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे. कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में व्हाट वी हैव टू डू इज ओनली करंट अफेयर्स. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. आजकल साइंस में बेसिक साइंस के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, तो एनसीईआरटीज जो लोग कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आपका साइंस बहुत वीक है तभी एनसीईआरटीज पे जाइए. नो नीड टू रीड एनसीईआरटीज. करंट अफेयर्स पे आपका जो फोकस है दैट शुड बी लाइक, अगर आपको लग रहा है कि साइंस एंड टेक में आपको समझ में नहीं आ रही चीजें, तो आप यूट्यूब कर सकते हैं. समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कम, तो एक दो क्वेश्चंस के लिए आपको पूरी बुक पढ़ना, आई डोंट थिंक ये उतना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से आपको फायदा करेगा. जैसे कि लास्ट टाइम मेंस में आ गया था, क्रायोस्फीयर का क्वेश्चन आया था और जूनो मिशन का क्वेश्चन आया था, राइट. तो वो अगर मुझे लगता है तब तक तो मेंस में जितने लोग बैठे थे उसमें से काफी कम लोगों ने वो क्वेश्चंस का आंसर लिखा होगा. तो रिलेटिवली आप डिसएडवांटेज में नहीं है, क्योंकि रिलेटिवली बाकी सब लोगों ने भी छोड़ा होगा. तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज आपको समझनी है कि यूपीएससी में यू कैन नॉट कवर ईच एंड एवरीथिंग. तो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव इफ यू वांट टू मेक इनटू योर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, राइट. तो सब कुछ अगर आप करने गए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो उससे बेटर है कि आप जितना सिलेक्टिव कर रहे हैं उसको बार बार कीजिए, ताकि आप उसको कहीं ना कहीं किसी कॉन्टेक्स्ट में चिपका सके, राइट. तो आप जो कर रहे हैं ना वो आपको याद होना चाहिए, और आपको फिर उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में लगा देना है. तो अगर आप न्यूज आइटम भी पढ़ रहे हैं, जैसे कि ये अभी कोर्ट मार्शल का केस चल रहा है तरुण गोगोई पर, तो उसको हम एथिक्स में लिंक कर सकते हैं, मतलब मोरालिटी के साथ लिंक कर सकते हैं, उसको हम प्रोफेशनल एथिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं. चीज़ों को जितना आप लिंक करेंगे, जितना आप कनेक्टिंग डॉट्स करेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आई वुड शेयर
कि हम जब पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में चार्टर एक्ट ऑफ द कंपनी, इफ़ यू टॉक अबाउट चार्टर एक्ट ऑफ 1813, राइट, तो चार्टर ऑफ 1813 में हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने परमिशन दे दी यूरोपियंस को इंडिया में आने की और ट्रेड करने की, जो एक्सेप्शन से वो हटा दिए। तो व्हाट वाज द सिचुएशन इन यूरोप एट दैट टाइम? तो वी विल कम अक्रॉस दैट नेपोलियनिक वॉर्स वर गोइंग ऑन। तो ब्रिटेन को आइसोलेट कर दिया था और इसी वजह से, उनके मार्केट्स चले जाने की वजह से दे परमिटेड कि सबको मतलब इंडिया आने की परमिशन दे दी, राइट। तो ऐसे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसको वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ अगर हम कनेक्ट कर पाएंगे तो हम ज़्यादा इसमें से मीनिंग निकाल पाएंगे। तो यही चीज़ें हमें सारे सब्जेक्ट्स में करनी है। कमिंग बैक टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अगर अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं तो नो नीड टू वरी। वो अगर आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है तो बाकी जितने भी लोग बैठे हैं उन सबके लिए अनएक्सपेक्टेड है, तो रिलेटिवली यू आर सेफ, राइट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। यूट्यूब वुड बी वेरी हेल्पफुल इन दैट। साइंस मॉनिटर करके जो प्रोग्राम आता है राज्यसभा टीवी पे, आप उसको देख सकते हैं। उसमें जो रिसेंट फिनोमिनाज होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के, वो काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए हुए होते हैं। साथ में करंट अफेयर्स मैगजीन से आप रिवाइज कीजिए। कमिंग टू वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं, शंकर IAS पढ़े या कोई और पढ़े। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने शंकर IAS से कुछ लिमिटेड चैप्टर्स किए थे, 2 या 3 चैप्टर्स। मैं वाजीराम की हैंडबुक प्रीफर किया था और विजन का हैंडबुक प्रीफर किया था, राइट। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट? इकोलॉजी, यस, इकोनॉमिक्स में मृणाल सर के वीडियोस आप देख सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने नए वीडियोस तो बनाना बंद कर दिया है। तो पुराने वीडियोस में अगर कंसेप्चुअल पार्ट आपको देखना है तो यू कैन गो थ्रू द वीडियोस। और आई एम नॉट डूइंग द एडवर्टाइजमेंट, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि वाजीराम की जो इकोनॉमिक्स की येलो बुक है दैट इज मच 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 बेटर, जो लोग इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, तो आपको मैक्सिमम रिवीजन उससे करना है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि हमें पता है कि उसमें से 15-20 क्वेश्चन श्योर आने। फॉरेस्ट सर्विस को जब से कंबाइन किया है तब से उसका इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ गया। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि अगर मैं करंट अफेयर्स का जो मंथली मैगजीन है उसको 4 बार पढ़ता था, तो इकोलॉजी और एनवायरमेंट का सेक्शन में 6 बार पढ़ता था, बिकॉज आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन दोज टॉपिक्स, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन श्योर आने। दिस इज हाउ यू डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, राइट। तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के लिए मैंने ये रिसोर्सेज यूज किए थे। इंटरनेट इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में इतना टेक्निकल नहीं होता है, जनरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड कुछ होगा या फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिलेटेड कुछ होगा जो आप करंट अफेयर्स में कर पाएंगे। नो नीड टू पैनिक मच अबाउट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इश्यूज, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें अगर, तो दीज आर द सब्जेक्ट्स जिसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट्स करंट अफेयर्स बेस्ड है। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू अबाउट द प्रिंसिपल्स और समथिंग रिलेटेड टू दिस सिक्योरिटी इश्यूज और डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर केरला में फ्लड आया है तो वो क्यों आया है और उसको हमने कैसे मैनेज किया या किस तरह से बेटर मैनेज हो सकता था। अगर वो आया है तो जो वेस्टर्न घाट में इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की बात हो रही है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में एडिटोरियल्स में डिस्कस होती है, राइट। तो उसके लिए अब हम स्पेशल बुक लेने जाएंगे तो आई थिंक हम 1 साल में तो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो बेटर है कि वी फोकस ऑन समथिंग विच इज करंट अफेयर्स है, तो उसी से हो जाता है, राइट। तो इस तरह से आप डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इश्यूज वाले टॉपिक्स जो है GS3 में लास्ट में वो हमें करने हैं। कमिंग टू वेरी क्रूशियल पेपर दैट इज एथिक्स का पेपर। एथिक्स में मुझे कोई स्पेसिफिक बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने क्लासेस किए थे तो मेरे पास क्लास नोट्स थी, लेकिन जिनके पास क्लास नोट्स नहीं है उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि एथिक्स का जो सिलेबस है उसमें जो भी टर्म्स मेंशन किए हैं आप हर एक टर्म्स को समझिए अपनी तरफ से। और व्हाट यू कैन डू इज कि जब आप वो टर्म्स को समझ रहे हैं तो उसके साथ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन अपने साथ आप उसको समझ के अपने आप से लिख दीजिए। फिर जैसे कि ऑनेस्टी है या इंटीग्रिटी है तो उसके रिलेटेड कोई एक इंसिडेंट हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में से उठाइए। हमारे किसी पब्लिक लीडर ने जब ऑनेस्टी दिखाई हो या इंटीग्रिटी दिखाई हो उसको वहां पे रखिए, और एक इंसिडेंट आपकी लाइफ का जहां पे आपने ऑनेस्टी दिखाई हो या इंटीग्रिटी दिखाई हो उसको लिखिए। अगर ऐसे नहीं है, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है आपके लाइफ में, तो बनाइए और लिखिए। यू विल हैव टू क्रिएट सच इंसिडेंट।
और फिर आपको बार बार इसी चीज़ों को रिवाइज करना है, ताकि क्या होगा कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एथिक्स में आपको अपने थॉट से लिखने हैं जो किसी बुक में नहीं मिलते। जितने आप ओरिजिनल रह पाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि यू विल ऑलवेज गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के साथ यू विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़, और हर एक चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से जितना आप जस्टिफाई कर पाओगे उतना आपका आंसर आइडल रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। अगर किसी और आइडियोलॉजी की तरफ आप जाने की कोशिश करोगे तो द थिंग मे बी कि एग्जामिनर की आइडियोलॉजी और आपकी आइडियोलॉजी क्लैश हो सकती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो नो इश्यूज अबाउट दैट। सो दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर अबाउट एथिक्स। मॉडल पेपर्स देख लीजिए कुछ विजन के या किसी और इंस्टीट्यूट के जिसमें मॉडल आंसर्स लिखे होंगे, केस स्टडीज के आंसर्स कैसे लिखने हैं वो दिखाया होगा। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द एथिक्स। तो आई थिंक एथिक्स 1 वीक 2 वीक से ज़्यादा की प्रिपरेशन नहीं डिमांड करता। कमिंग टू ऐसे का पेपर, मेरी जर्नी में मैंने सिर्फ एक ही ऐसे लिखा था बिफोर द मेंस, और आई गॉट इट चेक विद द पीपल एंड दे वर सेटिस्फाइड। तो फिर मैंने ज़्यादा ऐसे नहीं लिखे एंड स्टिल आई कुड स्कोर 148 इन ऐसे पेपर। तो ऐसा क्या है ऐसे में? ऐसे में द थिंग इज दैट कि जो टॉपिक आपको दिए गए हैं उसमें से आप वही टॉपिक चूज करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सेप्शनल टॉपिक चूज करना है। अगर वीमेन का टॉपिक आया और आपको लगेगा कि सब लोग वीमेन पे लिखेंगे तो मैं नहीं लिखूंगा, प्लीज डोंट गो बाय दिस ईगो इश्यूज। चूज द टॉपिक वेयर यू कैन राइट योर बेस्ट। टॉपिक चूज करने के बाद आपको फॉर्मेट बनाना है। जैसे कि एक ऐसे के लिए आपको 1.5 घंटा मिलता है तो आधे घंटे में यू विल मेक अ फॉर्मेट, 1 घंटे में यू विल राइट द ऐसे। फॉर्मेट में कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम डायमेंशंस इसमें कवर करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशल, नेशनल, रीजनल, फ्रॉम लिंग्विस्टिक, फिर अगर बच्चों का है तो फ्रॉम चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम यूथ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम वीमेन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम मैन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंटरनेशनल ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, फिर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऐसे जितने भी डायमेंशन आप उसमें ऐड कर सकते हैं, यू हैव टू ऐड। इकोनॉमिकल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, राइट। अब इसमें से जो आपको लगते हैं कि 5 डायमेंशन ऐसे जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट है अपने टॉपिक से, आप उस पर फोकस करेंगे। बाकी को आप एक ही पैराग्राफ में निपटा देंगे। योर फ्लो वुड बी व्हाट, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, थोड़ा कैची होना चाहिए ऑफ कोर्स। उसके बाद आप प्रॉब्लम्स पे जाएंगे, जो आपका ऐसे का टॉपिक है उसको डिफाइन कीजिए, उसके प्रॉब्लम्स को डिफाइन कीजिए। फिर उसमें जो पॉजिटिव्स है वो दिखाइए, जो नेगेटिव्स है वो दिखाइए, फिर नेगेटिव्स का सॉल्यूशन दिखाइए, एंड फिर आप एक पॉजिटिवली कंक्लूड कीजिए। कंक्लूजन में आप समरी भी डाल सकते हैं या अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कैची लिख सकते हैं। सो मेन थिंग ये है ऐसे में कि आपका जो फ्लो है वो नहीं टूटना चाहिए। एग्जामिनर को नहीं लगना चाहिए कि अलग अलग पीसेस कलेक्ट करके भाई ने एक ही ऐसे में चिपका दिए। नहीं, एक ऐसे में से एक पैराग्राफ में से आप निकल रहे हैं तो दूसरे पैराग्राफ में उसकी लाइन होनी चाहिए, एक लिंक होनी चाहिए, तभी वो ऐसे का फ्लो बना रहेगा। नोबडी इज गोइंग टू रीड योर एंटायर ऐसे। शुरुआत और एंड शुड बी वेरी मच वेल थॉट एंड अच्छे से आर्टिकुलेट करना है। आप रीजनल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं, डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द प्रेजेंटेशन।